Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 4th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है मॉस्को's proposal to RBI set up Russian financial firm in India won't face sanctions. तो रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था जिसकी वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे एंड रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम है, ट्रांजैक्शन नहीं होता है स्विफ्ट से, स्विफ्ट सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम है। तो रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया उसके बाद भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, इसीलिए इंडिया और रशिया सोच रहे थे कि हम यहाँ पर रुपी रूबल में ट्रेड करें। उसको लेकर वॉस्त्रो अकाउंट की बात की गई, नॉस्त्रो अकाउंट की बात की गई। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द ग्राउंड कितना कुछ हुआ है तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो सेटअप रशियन फाइनेंशियल फर्म इन इंडिया वोंट फेस सैंक्शंस। तो रशिया ने सजेस्ट किया है कि हम एक फाइनेंशियल फर्म इंडिया में बनाते हैं जिसकी यहाँ पर रशियन ओनरशिप होगी एंड जिसकी वजह से आसानी से ट्रेड हो सकेगा। ओवर 2 months आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड द ओपनिंग ऑफ 9 वोस्त्रो अकाउंट्स इन 2 इंडियन बैंक्स टू फैसिलिटेट कि ओवरसीज ट्रेड हो सके रुपी में विद सैंक्शंस हिट रशिया, मॉस्को हैज फ्लैग्ड कंसर्न्स ओवर लैक ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रपोज्ड कि नए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, इससे ही फाइनेंशियल कोऑपरेशन डीपन हो पाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंटली इट हैज़ प्रपोज्ड कि एक इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहिए जिसकी यहाँ पर रशियन ओनरशिप हो, दैट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी सैंक्शंस। एंड ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा इसमें यूज़ किया जाएगा रशियाज फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विच रिप्लेस्ड द सैंक्शन्ड स्विफ्ट। अब हम चलते हैं आगे। Our actions may not be palatable, do not force us, Supreme Court to government over delay on judges। तो बेसिकली यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया था जजेस के ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन ले ही नहीं रही है। तो द सुप्रीम कोर्ट वांट द गवर्नमेंट फ्राइडे दैट एनी फर्दर डिले इन टेकिंग अ डिसीजन ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो कि कलीजियम ने रेकमेंड किया है, मे रिजल्ट इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शंस विच मे नॉट बी पैलेटेबल। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, उसको लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। कलेजियम सिस्टम को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, गवर्नमेंट की से नहीं है। गवर्नमेंट ब्रेक्स इट्स साइलेंस ऑन अडानी। तो ये हम इशू डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हिंटनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये कहा गया कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। अब हम चलते हैं आगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे एग्जाम के लिए। कमिंग टू थिएटर नियर यू वोटर अवेयरनेस सॉन्ग। तो ये वोटर अवेयरनेस सॉन्ग इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वीप है। स्वीप क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, तो वहाँ पर आप ये सब मेंशन कर सकते हो। स्वीप क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर बात की गई निक्षय मित्र प्रोग्राम, ये किसके लिए है? तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। निक्षय मित्र प्रोग्राम किसके लिए है? टीबी के लिए है। अब हम चलते हैं आगे। सीकिंग प्रोब। तो बेसिकली यहाँ पर ऑपोजिशन का ये कहना है कि एक यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये देखें कि अडानी ग्रुप में ये सब क्या हुआ है। तो with a united opposition seeking a debate and the Congress party demanding a joint parliamentary committee probe into the allegations of fraud raised against the Adani Group in the Hindenburg report, triggering a steep fall in its stocks। रूल 267 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ऑपोजिशन का ये कहना है कि रूल 267 के तहत यहाँ पर जो अडानी ग्रुप को लेकर ये कहा गया कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। तो रूल 267 सीकिंग setting aside of the business of the day to take up a discussion on listed issue। यहाँ पर एक बैक्टीरिया की बात की गई है। अब ये सब क्यों न्यूज़ में है? तो बेसिकली यहाँ पर जो तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है इसने यहाँ पर एक आई ड्रॉप बनाई थी एंड यूएस में उस आई ड्रॉप की वजह से काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो गया, एक आध इंसान की यहाँ पर डेथ भी हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बैक्टीरिया की बात की गई है जिसका नाम है सीडोमोनास एरेगनोसा एंड यहाँ पर एंटीबायोटिक की बात की गई जो कि है कार्बापेनम।
अब कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि कफ सिरप की वजह से गैम्बिया में कुछ बच्चों की डेथ हो गई। तो इसकी वजह से जो इंडिया यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हब है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है। तो ये यहाँ पर एक बात हो सकती है। उज़्बेकिस्तान में यहाँ पर बच्चों को किडनी फेलियर हो गया था, सिरप स्पीकर। गैम्बिया में डेथ हो गई। फिर ये यूएसए को लेकर न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर कोई आई ड्रॉप बनाई गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की डेथ हो गई, लोगों को इन्फेक्शन हो गया। सुसाइड्स इन CAPFs, तो इसके लिए एक यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई गई थी एंड टास्क फोर्स ने यहाँ पर रीज़न बताया है कि CAPFs में इतने ज़्यादा सुसाइड क्यों हो रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन अमंग सब ग्रुप्स, ट्रॉमा ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, बुलिंग एट वर्क प्लेस, फियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी कमांडर एंड जवान्स। दीज आर सम ऑफ द रीजन्स जो कि टास्क फोर्स ने साइट किए हैं, जिसको कि बनाया गया था टू लुक इनटू सुसाइड एंड फ्रेट्रिसाइड केसेस इन द CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो जब हमने बजट डिस्कस किया था डिटेल में उस टाइम ही हमने डिस्कस किया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये यहाँ पर 2 साल का इसका टेनर होगा, 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 2 लाख तक की डिपॉजिट फैसिलिटी है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर, अभी इसके बारे में टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है एंड ये एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की तरह है। गमोसास, तो असम का गमोसा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गमोसास की बात की है। गमोसा को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 2 years आफ्टर कू, म्यांमार्स मेस एंड इंडियाज़ हेडेक। अब ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि म्यांमार में कू हुआ था। ठीक है, म्यांमार में कू हुआ था एंड मिलिट्री ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था। It is 2 years since the Myanmar army seized power in the pre-dawn hours of February 1, 2021। लेकिन उसके बाद भी ये जो म्यांमार की मिलिट्री है ये अपनी ग्रिप नहीं बना पा रही है। प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं ये म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं एंड इन्होंने खुद को आर्म कर रखा है। तो जो मिलिट्री है ये ग्रिप नहीं बना पा रही है। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसने कि यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई थी, एंड टू जस्टिफाई द कू, जनरल्स ने ये कहा कि ये इलेक्शंस यहाँ पर रिग्ड थे, क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री थी उसको ये डर था कि जो पार्टी है ये इसके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो कहीं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना कर दिया जाए और जो मिलिट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है कहीं मिलिट्री का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म ना कर दिया जाए। तो इस डर की वजह से इन्होंने कर दिया कू। प्लान दैट डिडंट वर्क आउट, इनको लगा हम आसानी से कू करेंगे और कंट्रोल बना लेंगे, ग्रिप बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी सिविलियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स उठकर आ गए, आर्म्ड हो गए, ये आर फाइटिंग द जनता एंड टर्निंग स्वाट्स ऑफ द कंट्री इनटू नो गो एरियाज फॉर द आर्मी एंड आर्मी उस एरिया को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। इंडियाज पॉलिसी टाइट रोप, अब इंडिया के लिए म्यांमार क्यों ज़रूरी है? In India, which shares a 1600 kilometer border with Myanmar along with 4 northeastern states, तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनको म्यांमार में सेफ हेवन मिल जाता है। फॉर सम 3 डेकेड्स इंडिया एक डुअल ट्रैक पॉलिसी को परस्यू कर रहा था। डुअल ट्रैक पॉलिसी ये कि जो जनता थी हम उसके साथ एज यूजुअल बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के साथ भी हम यहाँ पर सिंपैथी जता रहे थे, which has ruled over Myanmar for all but 5 years since 1990 with tea and sympathy for the pro-democracy forces। ठीक है, तो हम जो म्यांमार की मिलिट्री है उसके साथ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए। नहीं तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे इनको म्यांमार में सेफ हेवन मिल जाता था। दिस वर्क टू इंडियाज एडवांटेज एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आता है पिक्चर में चाइना। और चाइना क्या करता है? चाइना म्यांमार के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करता है और ऐसे में हम म्यांमार की मिलिट्री को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर हम म्यांमार की मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बात करता है कि म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो म्यांमार एंड चाइना है इनके बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ये इंडिया के लिए ठीक नहीं रहेगा। कैलकुलेशंस हैव बीन अपसेट, अब हमारी कैलकुलेशंस कैसे अपसेट हो गई? तो अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर म्यांमार ही हमारे पास एक ब्रिज था, लेकिन म्यांमार में खुद स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम उस ब्रिज का यूज़ कैसे करें? तो एज द ओनली आसियान कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया, म्यांमार वॉज सपोज टू बी द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस फॉर इकोनॉमिक एंड न्यू विस्ताज ऑफ कोऑपरेशन। नाउ म्यांमार खुद में एक कन्फ्लिक्ट जोन है एंड इंडियाज 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, तो पहला है ट्राईलेटरल हाईवे जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, एंड दूसरा है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एंड दोनों ही जियोपार्डाइज हो चुके हैं म्यांमार में कन्फ्लिक्ट की वजह से। सेकेंड, द कन्फ्लिक्ट फॉलोइंग द कू, तो जब से म्यांमार में कू हुआ है
इस वजह से म्यांमार से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में एंटर हो रहे हैं। मिजोरम इज होस्टिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम द एडजॉइनिंग चेन स्टेट इन म्यांमार। रेफ्यूजीज हैव कम इनटू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दो इन फ्यूअर नंबर्स। एंड इसके अलावा जो म्यांमार जनता है, म्यांमार की जो मिलिट्री है, इसने क्या किया, इसने इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को रिक्रूट कर लिया है। तो ये यहाँ पर इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को रिक्रूट कर रही है टू फाइट अगेंस्ट लोकल प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस। नेक्स्ट है पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब क्या है? द पेरिस क्लब एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस। इसने फाइनेंशियल अश्योरेंसेस प्रोवाइड किए हैं टू द IMF कि आप श्रीलंका को $2.9 बिलियन पैकेज दे दो, हम आपको फाइनेंशियल एश्योरेंस देते हैं। इंडिया ने भी फाइनेंशियल एश्योरेंस दे दी है, एंड जापान एंड इसके अलावा चाइना, तो ये भी क्रेडिटर है श्रीलंका का, तो इनसे भी फाइनेंशियल एश्योरेंस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर IMF $2.9 बिलियन का पैकेज दे देगा श्रीलंका को। तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है। एन एश्योरेंस फ्रॉम द पेरिस क्लब एज वेल एज अदर बाइलेटरल क्रेडिटर्स। तो 3 बाइलेटरल क्रेडिटर्स हैं जो कि हैं इंडिया, जापान एंड चाइना। पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब इज अ ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज दैट ग्रू फ्रॉम 1956 मीटिंग विद अर्जेंटीना टू इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ 22 नेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है पेरिस क्लब का? तो जो यहाँ पर कंट्रीज जैसे कि जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, तो इनको यहाँ पर हेल्प करना, डेट रिलीफ सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना, ये इनका काम है। ऑल 22 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द OECD। द पेरिस क्लब इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK, US। चाइना नहीं है इसमें, एंड इसमें आपको इंडिया भी नहीं मिलेगा, लेकिन जापान इसमें है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट सिंस इट्स बिगनिंग, इसने यहाँ पर कितने डेट को ट्रीट किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लब काम कैसे करता है? एनी एग्रीमेंट रीच्ड विद द डेटर कंट्री विल अप्लाई इक्वली टू ऑल इट्स पेरिस क्लब क्रेडिटर्स। तो बेसिकली अगर यहाँ पर जैसे कोई पेरिस क्लब कंट्री है जैसे कि जापान, तो श्रीलंका का जापान के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, तो जो भी यहाँ पर श्रीलंका के जापान के साथ एग्रीमेंट होगा, एंड जापान को जो ट्रीटमेंट मिलेगा वही ट्रीटमेंट इंडिया और चाइना को भी मिलेगा। तो जो भी यहाँ पर क्रेडिटर नेशन से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो a debtor country that signs an agreement with its Paris Club creditors should not accept from its non-Paris Club commercial and bilateral creditors terms of treatment of its debt less favorable to the debtor than those agreed with the Paris Club. द पेरिस क्लब कंट्रीज डोमिनेटेड बाईलेटरल लैंडिंग इन द लास्ट सेंचुरी, लेकिन उसके बाद चाइना सबसे बड़ा बाईलेटरल लैंडर बन गया, जिसकी वजह से पेरिस क्लब की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। श्रीलंका का केस क्या है? तो श्रीलंका ने यहाँ पर डेट ले रखा है, जो चाइना का डेट है ये है 52%, जापान का 19.5% और इंडिया का है 12%। तो पेरिस क्लब में हमने नेगोशिएशंस नहीं की, आज हमने श्रीलंका के साथ डायरेक्टली नेगोशिएशन की, आज हमने श्रीलंका को फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस दे भी दिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स ऑर्डर ऑन सिक्किम। अब मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा, अगर इसको बहुत बार रिपीट किया जाएगा इंडियन एक्सप्रेस में तो हम देख लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भूतिया लेप्चास की बात की गई है, तो भूतिया लेप्चास ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं सिक्किम के, ठीक है। बाकी यहाँ पर जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट द केस फॉर एन अडानी JPC। तो बेसिकली कांग्रेस का ये कहना है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट निकली है अडानी ग्रुप को लेकर, उसको लेकर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। पॉलिटिकल आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। अ टाइम टू पॉज ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। द AI चैलेंज ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चैट GPT की बात की गई है, AI की बात की गई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की गई है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल चेंज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर ऑफ वर्क। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन होगा तो लोगों की यहाँ पर जॉब्स आएंगी, और इंडिया जहाँ पर इतना ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर ऑटोमेशन होगा तो लोगों को जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि सोशल मीडिया अगर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। तो ज़रूरी ये है कि टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसी तेज़ी के साथ रेगुलेशन भी बढ़ना चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी कब से, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आज तक रेगुलेट नहीं हो पाई है। तो ज़रूरी ये है कि जितनी तेज़ी से यहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतनी तेज़ी से यहाँ पर रेगुलेशन भी होना चाहिए। आप वेट मत करो कि इसका नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट होगा उसके बाद आप यहाँ पर रेगुलेट करोगे। सिंस एट लीस्ट 2015 when Klaus Schwab popularized the term फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एट दैट ईयर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पर 4IR की बात की गई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर ऑफ वर्क। फिर अभी रिसेंटली हमने चैट GPT के बारे में डिस्कस किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट बॉट का यूज़ कर रहा है, फिर गूगल भी यहाँ पर एक सिमिलर टूल बनाने की कोशिश कर रहा है चैट GPT की तरह। द कंसर्न्स कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर US 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था।
तो बेसिकली बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है लेकिन रेगुलेशन उसको कैच नहीं कर पा रहा है. द कॉमन refrain among policymakers around the world has been that policy innovation and regulatory frameworks are almost always playing catch up with technology. तो यहाँ पर चैट जीपीटी की बात की गई. ये कहा गया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और रेगुलेशन इस तरीके का होना चाहिए जो कि इनोवेशन को हर्ट ना करे. रेगुलेशन के नाम पर ये नहीं होना चाहिए कि फिर एआई में इनोवेशन ही नहीं हो पा रही, आपने रेगुलेशन को इतना टफ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है पाकिस्तान नीड्स मोर. तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखी है, पाकिस्तान अपने लोन्स को लेकर डिफॉल्ट कर सकता है, पाकिस्तान स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रहा है, ये सब यहाँ पर बताया गया है. कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. इन्फ्लेशन 25% है. पाकिस्तानी रुपी ट्रेड हो रहा है एट 272 द डॉलर. फॉरेक्स इनके पास $3.5 बिलियन है एंड पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है. पाकिस्तान ने आईएमएफ से $6 बिलियन का लोन दिया लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन देना अभी बंद कर दिया है. उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आईएमएफ लोन देता है तो आईएमएफ यहाँ पर कंडीशंस भी लगाता है कि आपको यहाँ पर अपनी सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करना है, आपको यहाँ पर टैक्स इंक्रीज करना है. लेकिन पाकिस्तान की सरकार ऐसा कर नहीं रही है क्योंकि वो लोगों में अनपॉपुलर नहीं होना चाहती. अगर कोई भी सरकार टैक्स इंक्रीज करती तो लोगों को पसंद नहीं आता है. और पाकिस्तान में इलेक्शंस भी आने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं कर रही है एंड इसकी वजह से इनके यहाँ कोलैप्स हो सकता है एंड श्रीलंका वाली कंडीशन हो सकती है. बस ये किसी ना किसी तरह कभी सऊदी अरेबिया से लोन लेकर कभी यूएई से लोन लेकर यहाँ पर काम चला रहा है. द गवर्नमेंट हैज़ नो चॉइस बट इवन द लोन विल प्रोवाइड. ये जो यहाँ पर लोन ले रहे हैं ये सिर्फ इनको शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी इकॉनमी में. फिर ये बताया गया कि पाकिस्तान एक रेंट सीकिंग स्टेट है. अब पाकिस्तान रेंट कैसे सीक करता है, तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जैसे पाकिस्तान अगर अमेरिका के बेनिफिट में आता है, जब अमेरिका का वॉर ऑन टेरर चल रहा था अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था अमेरिका के लिए. तो अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान को $13 बिलियन की फंडिंग दे रहा हर साल. तो पाकिस्तान इसी तरीके से रेंट सीक करता रहता है. लेकिन पाकिस्तान को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है कि उसको यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा. वो कब तक यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाता रहेगा, कभी ना कभी तो उसका ये फ़ायदा खत्म होगा ना. But the concept of a rentier state can also be applied to countries that trade their strategic location. तो पाकिस्तान अपनी strategic location को ट्रेड करता है. कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन के बलबूते पर इतना ज़्यादा पैसा लिया यूएस से, तो ये यहाँ पर कर रहा है पाकिस्तान. बिटवीन 1951 एंड 2011 पाकिस्तान रिसीव्ड नियरली $67 बिलियन एड फ्रॉम द यूएस. सिंस 2002 यूएस ने यहाँ पर $30 बिलियन डायरेक्ट एड में प्रोवाइड किया है. फिर यहाँ पर जब वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो यूएस ने जो पाकिस्तान को फंड किया $13 बिलियन किया. फिर यहाँ पर यूएस को भी रियलाइज़ हो गया, जैसे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि हम सिर्फ प्रोवाइड करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कुछ हमें रेसिप्रोकेट होकर नहीं मिल रहा है. तो अब ये जो पाकिस्तान को रेंट मिलता था ना, ये बहुत कम हो चुका है. सब्सिक्वेंटली यूएस लीडर्स हैव बीन वोकल इन पॉइंटिंग आउट द रेंट सीकिंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान रूलिंग एलीट. अगर हम बात करें पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद भी इनका डिफेंस बजट कितना है, 25% ऑफ द फेडरल बजट. द वेरियस फाउंडेशंस रन बाय द मिलिट्री हैव अ रेवेन्यू ऑफ $26.5 बिलियन, लेकिन कोई भी टैक्सेस पे नहीं करते हैं. इनको अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है, रेमिटेंसेस को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, टैक्सेस को जनरेट करने की ज़रूरत है. अब ये कर पाते नहीं कर पाते ये इन्हीं को पता होगा. नेक्स्ट है द चैटी बॉट नेक्स्ट डोर. तो यहाँ पर चैट जीपीटी की बात की गई है एंड उसके बाद ऑथर ने चैट जीपीटी से क्या क्वेश्चन किए, चैट जीपीटी ने क्या आंसर किया, उसके बारे में बताया गया. आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर ऑटोमेशन होगा. द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर चैट जीपीटी एंड अदर एआई बॉट्स लाइक इट. हाउएवर व्हाइल वी विल क्लियरली इम्प्रेस इट फॉर ऑल इट ऑफर्स, कि यहाँ पर क्विक इन्फॉर्मेशन देता है, वन मस्ट बी केयरफुल कि इसको क्या रिप्लेस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च आप नहीं कर सकते इसके डेटा से, ये आपको इतना अच्छा डेटा नहीं देता है, इतना करेक्ट डेटा नहीं देता. बेसिकली ये आपको एक ड्राफ्ट बना के दे सकता है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी. इट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर थॉटफुल एंड केयरफुल रिसर्च. जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बेस्ट जज कौन सा है, तो इसने ऐसा कहा कि आप बेस्ट जज नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट एक बेंच है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बहुत सारी बेंचेज हैं, तो ये इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर थॉटफुल एंड केयरफुल रिसर्च. इट्स फाइंडिंग्स कांट बी रिलाइड ऑन टू सब्सटीट्यूट द जजमेंट ऑफ अ लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर और अदर प्रोफेशनल्स. एंड इसीलिए रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स को शायद ना रिप्लेस कर पाए. हिस्टोरिकली द यूज ऑफ एडवांस्ड मशीन्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमंस की ज़रूरत थी, ये यहाँ पर ह्यूमंस की ज़रूरत कम हो गई, जॉब्स की यहाँ पर कमी हो गई. आज हम देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. एंड अगर एआई आ जाएगा तो जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं ये भी यहाँ पर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगी. नेक्स्ट है हेल्थ इन अमृतकाल.
तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में कहा गया है कि इंडिया को हेल्थ एंड एजुकेशन इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर द 26 million children born each year and the 65% of the population under the age of 35 could help provide a workforce, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पर आगे बढ़ सकता है. लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ पर, क्या हम इतना स्पेंड कर रहे हैं? तो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं. In the 2023-24 Union Budget speech, Finance Minister announced that the total central government budget for health will be roughly rupees 86,000 crores. That is roughly rupees 615 for every citizen, जो कि बहुत ज़्यादा कम है. फिर यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है, अगर उसको यहाँ पर सारी वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट होती है वो ही 1600 रुपये होती है. एंड अ डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एट अ पब्लिक हॉस्पिटल तो 2800 रुपये लगते हैं, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल 6800 लगते हैं. तो ये तो बहुत कम बजट है, आपको यहाँ पर ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए था. इंडिया करेंटली स्पेंड्स अबाउट रुपीज़ 8 लाख करोड़ और अबाउट 3.2% ऑफ इट्स GDP ऑन हेल्थ. अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी 5.2% ऑफ द GDP का अपना स्पेंड करते हैं हेल्थ पर. तो हमें इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है. चाइना से हमारा कम है. वी हाईलाइट 3 एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने की ज़रूरत है. ये कौन से 3 एरियाज हैं? नेशनल हेल्थ मिशन पे एलोकेशन जो है इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है. पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फोकस ऑन रूरल एरियाज. अर्बन एरियाज में बहुत खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन कवरेज ये अर्बन एरिया में कम है देन इन रूरल इंडिया, तो इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है. एंड हेल्थ रिसर्च के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. हेल्थ रिसर्च बहुत लंबे समय से नेग्लेक्टेड है, तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है. इसको लेकर एलोकेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है. ब्लिंकन डिफर्स बीजिंग ट्रिप आफ्टर चाइना स्पाई बलून फ्लोट्स ओवर US. तो चाइना का यहाँ पर स्पाई बलून आपको दिख जाएगा, ये US में है. अब चाइना का ये कहना है ये सिर्फ यहाँ पर वेदर डेटा को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज का ये कहना है कि ये सिर्फ वेदर डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पर स्पाइंग कर रहा है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. IMF गिविंग टफ टाइम अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस सेज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि IMF यहाँ पर जो लोन है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग यहाँ पर स्टॉल कर दी है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर रिफॉर्म्स ही नहीं ले रहा है. मिलिट्री डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन म्यांमार, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि म्यांमार में यहाँ पर कू हो गया था, आज उसके बाद क्या सिचुएशन चल रही है. गवर्नमेंट ओकेस $2 billion डेट टू इक्विटी प्लान फॉर वोडाफोन आइडिया. तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, जो डेट है वोडाफोन का इसको यहाँ पर इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है. एंड इसके बाद गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी वोडाफोन आइडिया में. अभी जो वोडाफोन है ये Catch-22 सिचुएशन में चला गया था. अब Catch-22 का मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे कि गवर्नमेंट डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी. एंड गवर्नमेंट यहाँ पर इंतजार कर रही थी कि वोडाफोन आइडिया में जब एडिशनल फंडिंग आएगी उसके बाद हम यहाँ पर डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे. तो दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे. फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया और गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली हो जाए एंड यहाँ पर सिर्फ एयरटेल एंड जियो रह जाए. इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी हाल में वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती थी. आज इसीलिए ये प्लान लेकर आया गया था वोडाफोन आइडिया को लेकर. तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही है. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबॉडी चूज करना है. यू कैन पे वाया UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with the telegram user ID to the mentioned email ID. तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. ये जो CA मेंटरशिप प्रोग्राम है ये क्लोज हो चुका है, बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड उसके बाद इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर दूंगी. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था कि रशिया का ये कहना था कि एक यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जो कि इंडिया बेस्ड होगा लेकिन यहाँ पर रशियन ओनरशिप होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आसानी से ट्रेड कर सकेंगे क्योंकि नॉस्त्रो वॉस्त्रो रुपी रूबल ट्रेड ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है. स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया गया था. फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कलेजियम को लेकर क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. निक्षय मित्र ये किसके लिए है, तो ये TB के लिए है. स्वीप हमने डिस्कस किया था. ऑपोजिशन का ये कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है उसको लेकर. फिर हमने यहाँ पर बैक्टीरिया डिस्कस किया था जिसका नाम है सीडोमोनास अरेगोनोसा एंड हमने एक एंटीबायोटिक डिस्कस की थी जिसका नाम है कार्बापेनम. सुसाइड फ्रेट्रिसाइड्स इन CAPF, तो इसका हमने रीज़न डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशन. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में डिस्कस किया एंड कमोसा जिसको कि GI टैग मिला हुआ है. 2 years आफ्टर कू म्यांमार्स मेस एंड इंडियाज हेडेक. देन हमने पेरिस क्लब के बारे में डिस्कस किया.
भूतिया लेप्चा, तो भूतिया लेप्चा ये आपको पता होना चाहिए। द एआई चैलेंज, तो एआई से क्या चैलेंज आता है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर किसके ऊपर फोकस करेगा? पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? एंड एआई की वजह से ऑटोमेशन होगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने की ज़रूरत है। एंड गवर्नमेंट यहाँ पर डेट टू इक्विटी प्लान फॉर वोडाफोन आइडिया, गवर्नमेंट ने इसके लिए ओके कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि डुओपॉली हो जाए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।